हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव जायसवाल और आज मैं एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि स्टॉक मार्केट लर्निंग पर्पस से रहेगा। ठीक है, हम स्टॉक मार्केट को इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या, किस तरह से क्या क्या चीज़ें वर्क करती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं मार्केट में, है ना, कौन कौन से मार्केट होते हैं, किस किस मार्केट में किन किन चीज़ों पर वर्क होता है। इन सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे और मार्केट को ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या है बेसिकली। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट को लेकर के जो माइंडसेट है हमारा, सबसे पहले हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, कि मार्केट में बेसिकली बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो कि आज भी स्टॉक मार्केट को जुआ या सट्टा ही समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको हमारा माइंडसेट क्लियर करना होगा कि स्टॉक मार्केट एक जुआ या सट्टा नहीं है बिल्कुल भी। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। ठीक है, और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्रेडर्स एज अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी अर्निंग स्टॉक मार्केट से कर रहे हैं, जो कि शायद आज के समय में एक बड़े से बड़े डॉक्टर या बड़े से बड़े आईटी प्रोफेशनल्स इतना इनकम नहीं कर रहे हैं जितना कि एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर पैसा कमा रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले स्टॉक मार्केट जुआ सट्टा कैसे नहीं है, ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। बिजनेस किस तरह से, अगर आप मान के चलिए कि आप किसी फ्रेंड के साथ कोई बिजनेस ओपन कर रहे हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, अगर 50% इन्वेस्टमेंट आपके फ्रेंड का है, 50% आपका है, ठीक है, तो ये कोई जुआ सट्टा तो नहीं हुआ। ठीक है, आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, 50% आपका पार्टनरशिप आपका फ्रेंड कर रहा है, 50% की आपकी पार्टनरशिप है और जो भी उस बिजनेस में आगे इनकम होगी वो भी 50-50 ही रहेगी। वैसे ही सेम स्टॉक मार्केट में जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, इट मीन्स कि शेयर खरीदते हो। शेयर्स मतलब क्या होता है? शेयर मतलब हिस्सेदारी। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं, हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, तो वो जुआ या सट्टा कैसे हो सकता है? हम तो उसमें हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, किसी बिजनेस में हम हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, तो वो जुआ सट्टा नहीं हुआ। ठीक है, वो क्या हुआ? एक बिजनेस हुआ। ठीक है, आप किसी शेयर में, आपने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, उसमें ग्रोथ हुई और उसमें अगर डाउनफॉल आया, अगर शेयर में डाउनफॉल आया, मीन्स आपको बिजनेस में नुकसान हुआ। अगर शेयर बढ़ा मतलब आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल, अगर सिंपल वे में, ज़्यादा एंटर ना होते हुए, ज़्यादा गहराई में ना जाते हो अगर हमको समझे, तो स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस, अगर आप इसको बिजनेस के टर्म्स में देखेंगे तो ये आपको डेली जैसे बिजनेस इनकम दे करके जाता है। ठीक है, वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट भी डेली एक परफेक्ट इनकम दे करके जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको जुए सट्टे की नज़र से देखेंगे और जुए सट्टे की तरह ही यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट में जुआ सट्टा ही मिलेगा इसमें, और ये आपको उस तरीके से ही इनकम भी दे करके जाएगा और लॉसेस भी दे करके जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट हम क्लियर करें, हम इसको बिजनेस पर्पज से यूज़ करें। ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में डेली एंट्री लेते हैं, डेली एग्जिट होते हैं, कुछ अच्छा पैसा कमाते हैं, कुछ अच्छा गंवाते हैं। ठीक है, एट दी एंड क्या होता है, जिनको लॉस होता है उनको यही लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है या सट्टा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में एंटर नहीं हुए बट उनका माइंडसेट पहले से ये बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट बेसिकली जुआ या सट्टा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे माइंड के मिथ और हमारा माइंडसेट क्लियर करें कि स्टॉक मार्केट एक जुआ या सट्टा बिल्कुल नहीं है। ये एक बिजनेस है, आप बिजनेस के टर्म्स में आप इसको यूज़ करें। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी ग्रोथ धीरे होगी। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट या आपके रिटर्न या प्रॉफिट्स होंगे आपके, वो स्लो होंगे या छोटे प्रॉफिट्स होंगे, बट एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद, जब आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कर जाएगा, जब आप सीख जाएंगे, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपको उस बिजनेस से रिटर्न निकल के आना स्टार्ट होगा। मतलब कि तब आपको एक ट्रेडिंग से आपको एक बड़े प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट होगी। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आप फील्ड के खिलाड़ी नहीं बनेंगे, मास्टर नहीं बनेंगे, तब तक आपको स्टॉक मार्केट से रिटर्न्स निकलना मुश्किल है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से मैं स्टॉक मार्केट को लेकर एक इजी लैंग्वेज में कोशिश एक मेरी हो रही है जिससे मैं आपको स्टॉक मार्केट बहुत इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में हम जो डेली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, कि हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये हालांकि बहुत बात का पॉइंट है बट मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर रहा हूँ कि जो हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, डे बाय डे हर कैंडल्स पे मार्केट में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इतनी ट्रेडिंग कर रहे हैं कि ओवरऑल हम प्रॉफिट वाली हमारी पोर्टफोलियो को हम लॉस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उल्टा हम हमारी जेब से ब्रोकरेजेस पे कर रहे हैं। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ और एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से इनकम कैसे करना है, किस तरह से इनकम एक डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी वाली इनकम निकल कर के आए। ठीक है, उसके लिए आज मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक सा मार्केट में आपको समझाना चाहता हूँ ताकि मार्केट की आपको हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन रहे। ठीक है, कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, अगर हम मार्केट को समझें, ठीक है, तो शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर, ठीक है, हम हमारे किसी भी कंपनी ऑल ओवर मार्केट, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनकी कंपनियों में शेयर्स को खरीदना और बेचना, और इसके बीच में जो डिफरेंस निकलता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, और इसी को हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट बोलेंगे। ठीक है, अब बेसिकली अगर स्टॉक मार्केट ये तो कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, क्या कैसे रन कर रहा है स्टॉक मार्केट। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे इसको रेगुलेट करने वाला कौन है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो है सेबी। ठीक, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सेबी का क्या काम है। सेबी ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मार्केट को रन करती है, मतलब सेबी के इंफॉर्मेशन के बिना या सेबी की गाइडलाइन के बिना मार्केट में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी मार्केट में परफॉर्मेंस हो रही है, जो भी कंपनी एंटर कर रही है, एग्जिट कर रही है, ठीक है, आईपीओज आ रहे हैं, XYZ कुछ भी अगर मार्केट में हो रहा है, इट मीन्स कि वो सेबी के देख रेख में हो रहा है, सेबी के अंडर में हो रहा है। ठीक है, अब सेबी के अंडर में दो एक्सचेंज आते हैं। ठीक है, वो होते हैं एक NSE और एक BSE। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो एक्सचेंज रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, NSE हमारा ग्लोबल लेवल पे भी रजिस्टर्ड है, BSE हमारा डोमेस्टिक लेवल का इंडेक्स है, इंडेक्स है, एक्सचेंज है हमारा। BSE एक्सचेंज है और NSE भी एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ग्लोबल लेवल पर भी रजिस्टर्ड है, जिसमें कुछ 1500 प्लस कंपनी ब्लू चिप कंपनीज या वैल्यूएबल कंपनीज हैं। ठीक है, जो NSE में रजिस्टर्ड है, और जितनी भी XYZ हमारी कंपनियां हैं, 5000 प्लस जो कंपनी है हमारी, जीरो से लेकर के जितने भी बड़े से बड़े शेयर्स हैं, ब्लू चिप कंपनी है, छोटी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी रजिस्टर्ड कहाँ हैं, BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। समझ में आया। तो बेसिकली दो एक्सचेंज होते हैं जो कि सेबी के अंडर में होते हैं, NSE और BSE। अब एक्सचेंज का वर्किंग क्या है, एक्सचेंज क्या काम करता है। एक्सचेंज का काम है जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है, ठीक है, उन रजिस्टर्ड कंपनियों पे ट्रेडिंग करवाना। ठीक है, शेयर्स की बाइंग सेलिंग करवाना, ये एक्सचेंज का बेसिकली वर्किंग है। ठीक है, अब चूंकि एक्सचेंज का वर्किंग क्या है, ट्रेडिंग करवाना, बाय सेल करवाना। ठीक है, अब इस चीज़ों को देखा जाए अगर, तो अगर ये एक्सचेंज का वर्किंग हुआ, ठीक है, तो एक्सचेंज क्या है कि अकाउंट्स का वर्किंग नहीं कर सकता, तो एक्सचेंज ने क्या किया, एक ब्रोकर निकाला। ठीक है, ब्रोकर का क्या काम है, ब्रोकर क्या करेगा, आपका अकाउंट, मतलब एक्सचेंज और आपके बीच का, कस्टमर और एक्सचेंज के बीच का मीडिएटर हो गया ब्रोकर। ब्रोकर का क्या काम है, ब्रोकर का ये काम है कि ब्रोकर आप जो ट्रेड लेते हो, ठीक है, ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट पे जो ट्रेड लेते हो, वो ट्रेड आपके एक्सचेंज तक पहुंचाने का काम है। किसका, ब्रोकर का। आपने कोई भी ट्रेड लिया तो आपका ट्रेड जो है एक्सचेंज तक कौन पहुंचाता है, ब्रोकर। ठीक है, और वो एक्सचेंज और हमारे बीच में जो ट्रेड करवा रहा है, ठीक है, ब्रोकर, वो उसका ब्रोकरेज चार्ज करता है। ठीक है, आपको बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे, प्राइवेट ब्रोकर भी मिल जाएंगे, एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, आपका अपस्टॉक हो गया। ठीक है, आप ऐसे ही अपना बैंकिंग सेक्टर में भी कर सकते हैं, SDFC में कर सकते हैं, SBI में, येस बैंक में, ICICI सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटीज, ठीक है, इनमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इनमें भी आपका डीमेट अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, अब बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। ठीक है, बिना डीमेट अकाउंट ओपन कराए हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जितना सेफ आपका सेविंग अकाउंट होता है उतना ही सेफ आपका डीमेट अकाउंट भी होता है। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये आती है कि ट्रस्ट इशू आता है कि डीमेट अकाउंट क्यों ओपन करना है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट में आप अपना पैसों का लेन देन करते हैं, ठीक है, पैसों का एंट्री होती है, एग्जिट होता है,
ठीक है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। बेसिक क्या होता है, आप सेविंग अकाउंट पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, शेयर्स का बाय सेल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है। आप किसी में भी करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट अभी ब्रोकिंग फर्म के नाम बताए हैं। ठीक है, आप इसमें किसी में भी करवा सकते हैं, चाहे तो अपने बैंकिंग सेक्टर का ही कोई डीमेट अकाउंट ओपन करवा के, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा के वहां से भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। बट एक्चुअल में अगर आपको ट्रेडिंग करना है शेयर मार्केट में तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, जैसे आपका पैसा सेविंग अकाउंट में सेफ रखा रहता है, वैसे ही डीमेट अकाउंट में आपका पैसा सेफ रहता है। ठीक है, उसमें आप ट्रेडिंग करके या शेयर्स की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, जो कि आप सेविंग अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। और आपका जो सेविंग अकाउंट रहता है वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक रहता है, जिससे आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। अगर आपको डीमेट में पैसा ऐड करना है तो जो अकाउंट आप ऐड करेंगे डीमेट अकाउंट में, उसी अकाउंट से आपका ऐड होगा, और जब भी विड्रॉल करेंगे तो उसी अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट भी होगा। ओके, सो बेसिकली डीमेट अकाउंट का ये वर्क रहता है हमें। तो डीमेट अकाउंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डीमेट अकाउंट के थ्रू ही हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेविंग अकाउंट से नहीं कर सकते। सो डीमेट अकाउंट इज कंपल्सरी। ओके, क्लियर हुआ? सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये समझा कि अभी तक कि सेबी का काम है। सेबी के अंदर 2 एक्सचेंज रजिस्टर्ड है। सेबी एक्सचेंज के साथ साथ ब्रोकर होते हैं, फिर आता है कस्टमर, है ना। कस्टमर क्या रहता है, ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाता है। अकाउंट खुलवाने के बाद जो भी ट्रेड्स रहते हैं हमारे जाते हैं ब्रोकर के पास। अब क्या होता है, जो भी ब्रोकर होते हैं उनके 2 ब्रोकर्स के अकाउंट एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। जो भी एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज जो हैं उसके अंदर ब्रोकर के जितने भी ब्रोकर हैं उनके अकाउंट रजिस्टर्ड होते हैं। जो भी आप पैसा ऐड करते हैं डीमेट अकाउंट में, ठीक है, जो ब्रोकर आपके एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड अकाउंट है वो पैसा आपका उसमें जाता है। और जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो वो आपका पैसा वहां से डेबिट हो जाता है, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट उसमें लगता है। ठीक है, वो पैसा डायरेक्टली एक्सचेंज के पास जाता है। समझ में आया? तो बेसिकली इस तरीके से वर्किंग होता है। और इस में जो हमारा सौदेबाजी करवा रहा है या हमारी ट्रेडिंग करवा रहा है ब्रोकर, वो उसका ब्रोकरेज चार्ज वहां पर चार्ज करता है। क्लियर हुआ, है ना? सो इस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। डीमेट अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट ब्रोकर के पास ओपन होता है जो हमारे ट्रेडिंग करवाता है ना। अब बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं तो ये बेसिकली स्टॉक मार्केट का प्रोसीजर हो गया कि इस तरीके से हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करके, और मार्केट में इस तरीके से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्केट की, है ना। बेसिकली मार्केट, कितने टाइप के मार्केट होते हैं स्टॉक मार्केट में, कितने मार्केट रजिस्टर्ड हैं? ठीक है, तो बेसिकली 4 मार्केट रजिस्टर्ड हैं स्टॉक मार्केट में। हमारा इक्विटी मार्केट, फर्स्ट इज इक्विटी। सेकंड होता है कमोडिटी मार्केट। इक्विटी मार्केट को शेयर मार्केट भी बोला जाता है। दूसरा होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट को हम एमसीएक्स मार्केट भी बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, तीसरा जो मार्केट होता है वो होता है एनसीडीईएक्स मार्केट, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है, हम इसको एग्री मार्केट भी बोलते हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और चौथा जो हमारा मार्केट होता है वो होता है करेंसी मार्केट, इसको हम फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा डीप में सारे मार्केट्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, इन मार्केट को लेकर पर्टिकुलर अगर आपको वीडियोस चाहिए या डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो हम इसको अलग से वीडियो शूट करके और अपलोड करेंगे, है ना। मैं आपको थोड़ा सा इन मार्केट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस मार्केट में किन चीज़ों पर ट्रेड होता है, किन काउंटर्स पर ट्रेड होता है। ठीक है, इसके बाद लेकिन हम जो बात करेंगे ज़्यादा मार्केट में ट्रेडिंग जिस पर होता है वो होता है इक्विटी मार्केट पे। तो हम उसको अच्छे से समझेंगे, जानेंगे इक्विटी मार्केट को, है ना। सबसे पहले हम बेसिक जिन मार्केट में हमको वर्क नहीं करना है या जिस मार्केट के बारे में अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ करेंसी मार्केट से। करेंसी मार्केट, जिसको फॉरेक्स मार्केट भी बोला जाता है। ठीक है, करेंसी मार्केट में बेसिकली करेंसीज पर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे देश की करेंसी क्या है, हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो रुपीज़ है। ठीक है, वैसे यूएस की करेंसी क्या है, डॉलर है। यूके की करेंसी क्या है, पौंड है। ऐसे हर कंट्री की एक करेंसी होती है, उस पर ट्रेडिंग होता है। ठीक है, अब बेसिकली देखा जाए तो करेंसी के जो मूवमेंट्स होते हैं, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो बहुत
छोटे मूवमेंट होते हैं, बहुत छोटे फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। तो करेंसी में ट्रेड करना बहुत सेफ ट्रेडिंग होता है। अगर करेंसी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको निकल करके आ सकते हैं। बट करेंसी मार्केट के लिए थोड़ा सा आपको करेंसी के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, चीज़ें समझना पड़ेगा, मार्केट के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको करेंसी मार्केट में एंट्री लेना सही रहेगा। ये करेंसी मार्केट को हमने शॉर्ट में समझा। ऐसे हम एग्री का मार्केट को समझते हैं, एनसीडीएक्स मार्केट को, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। एग्री मार्केट भी इसको बोला जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जमीन में से उगने वाली जितनी भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, जैसे सोयाबीन हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जीरा हो गया, हल्दी हो गया, धनिया हो गया, ठीक है, इन चीज़ों पर, इन काउंटर्स पर एनसीडीएक्स मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ओके, है ना। अब ये मार्केट भी ऐसा है, इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है। कुछ अगर मैं बात करूँ तो कुछ जिनकी फैक्ट्रीज होती हैं, ये जो फार्मर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में नॉलेज रखते हैं, उस टाइप के ट्रेडर्स इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, एनसीडीएक्स मार्केट में या एग्री मार्केट में। ओके, है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पर अगर आपको वीडियोस चाहिए रहेंगी डिटेल में तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट और इक्विटी मार्केट ये दोनों ऐसे मार्केट है जिन पे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है ना। पहले हम कमोडिटी को समझते हैं कि कमोडिटी मार्केट बेसिकली है क्या। इसको हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। एमसीएक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट क्या होता है? कमोडिटी मार्केट में अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल लेवल पे भी ट्रेड किया जाता है। कमोडिटी मार्केट में ग्लोबल लेवल पे भी ट्रेड किया जाता है। कमोडिटी मार्केट आपको इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। कमोडिटी मार्केट में बेसिकली नो काउंटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग सेक्टर में, अगर हम एक कंफर्मेशन के लिए बोलें तो इसमें नो काउंटर है। नो काउंटर को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर रखा है, ये मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले इसमें आता है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को, इसको प्रीसियस मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। इनको एक अलग ग्रुप, हम ग्रुप बोल सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो जो प्रीसियस मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत कीमती मेटल्स होते हैं, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, इनका एक अलग ग्रुप बनाया गया है, इनको प्रीसियस मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद 5 मेटल्स ऐसे आते हैं जो कि बेस मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिनको बेस मेटल्स बोला जाता है, जिसमें आता है जिंक, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम और लेड, ठीक है। ये हो गए बेस मेटल्स, है ना। इसके बाद तीसरा जो ग्रुप आता है वो आता है एनर्जी सेक्टर का, जिसमें आता है आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है, बेसिकली। अब ये जितने भी काउंटर्स हैं कमोडिटी के, ये सब काउंटर्स अगर हम देखा जाए तो इनका माइनिंग करके, इनका खनन करके इनको जमीन में से निकाला जाता है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर का प्रोडक्शन भी माइनिंग करके होता है, बेस मेटल्स का भी प्रोडक्शन माइनिंग करके ही होता है, और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो होता है इनका प्रोडक्शन भी माइनिंग करके ही निकाला जाता है। अब अगर हम बात करें कि जितने नो काउंटर हैं, नो काउंटर ऐसे हैं जिसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में बहुत कम है, बट अदर कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में इनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जितने भी काउंटर्स हैं इनमें जो प्रोडक्शन है इंडिया में, इसकी 20% डिमांड हम हमारी कंट्री से फुलफिल करते हैं, लेकिन 80% डिमांड हमारी कंट्री की अदर कंट्रीज से फुलफिल होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो पेट्रोल डीजल का हम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड सिल्वर हम इंपोर्ट करते हैं, बेस मेटल्स के जितने भी हो गए, हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, सारे काउंटर्स इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से, ठीक है। इसलिए कमोडिटी की अगर मैं बात करूँ तो हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज पे, ठीक है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती है। यही कारण है कि हमको वो चीज़ें महंगी भी मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल पर जो इनकी डिमांड होती है, जो इनका डिमांड और सप्लाई पर इनका पूरा वर्क चलता है। अगर डिमांड इनकी ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो स्वाभाविक सी बात है उसका भाव बढ़ जाएगा, है ना। और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है,
तो स्वाभाविक सी बात है किसी भी चीज़ का प्राइस घट जाएगा। जैसे पेट्रोल की हम बात करते हैं, पेट्रोल की डिमांड अगर ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाता है, अगर ओपेक कंट्रीज अगर अपना प्रोडक्शन रोक दें या उनका एक्सपोर्ट रोक दें अदर कंट्रीज में, ओपेक कंट्रीज अगर हम बोले तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं जो कि ईरान, इराक, कुवैत, दुबई, ठीक है, यूएस, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, खनन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये पेट्रोल सप्लाई रोक दें या क्रूड ऑयल का सप्लाई रोक दें, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो डेली जो यूज हो रहा है उतना तो पेट्रोल लगना है, उतना डीजल लगना ही है। अब अगर प्रोडक्शन रुक गया है, हमारे पास हमारे पास जो है इंपोर्ट रुक गया, अदर कंट्रीज से हमारे पास तेल नहीं आ पा रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है मतलब डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई हमारे पास है नहीं, कम है, तो सिंपल सी बात है उसका भाव बढ़ जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर यूजर्स कम हो रहे हैं और हमारे पास सप्लाई पूरा है, सप्लाई हमारे पास पूरा हो रहा है पर डिमांड हमारे पास कम है, पेट्रोल की, डीजल की डिमांड हमारे पास कम हो गई, तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो घट जाएगा, क्योंकि डिमांड पूरी, सप्लाई पूरा हो रहा है बट डिमांड ही कम हो गई है मार्केट में, जिसकी वजह से आपका प्राइस गिर जाता है। बहुत समय ऐसा ही गोल्ड में होता है। अगर आपने देखा होगा कि श्राद्ध के समय में 15-20 दिन जो है काफ़ी ज़्यादा, ये मान के चलिए कि कुछ भी हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि कुछ भी हम नई चीज़ें नहीं खरीदते हैं, खासकर गोल्ड सिल्वर ये सारी चीज़ें हम नहीं खरीदते हैं। तो आपने देखा होगा कि 15 से 20 दिन के लेवल के अंदर गोल्ड का प्राइस करीब करीब अपने प्राइस से 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये नीचे आ जाता है, क्योंकि पूरी तरह से डिमांड खत्म हो जाती है ना। कोई भी व्यक्ति जो है गोल्ड सिल्वर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जिसकी वजह से सप्लाई तो आपका पूरा है बट डिमांड कम हो गई तो आपका प्राइस गोल्ड का गिर जाता है, ठीक है। तो ये जो कमोडिटी मार्केट है ये पूरा डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर है, ठीक है। और इसमें जो प्राइस का बढ़ना और घटना होता है ये सब टोटल चीजें डिपेंड करती हैं डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है ना। अब ये आपको समझ में आया, आपका 3 ग्रुप हो गए, आपका प्रीसियस मेटल्स हो गए जिसमें गोल्ड और सिल्वर आते हैं, ठीक है। इसके बाद बेस मेटल्स हो गए, ठीक है, जिसमें आपका निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक आता है, ठीक है। अब तीसरा जो ग्रुप है वो आपका एनर्जी का है, जिसमें आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आता है, ठीक है। ये बेसिकली नो काउंटर है, ये नो काउंटर जमीन में से या खनन करके निकालने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या है, ग्लोबल लेवल पर इनके प्राइस जो होते हैं डिसाइड होते हैं। कमोडिटी मार्केट ग्लोबल लेवल पे भी चलता है, तो इसके जो डिमांड होते हैं, जिनका जो प्राइस डिसाइड होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं। वीक में काफ़ी नो काउंटर में से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा काउंटर की वीकली इन्वेंट्री भी आती है, ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल की वीकली इन्वेंट्री आती है, ठीक है, वो मैं आपको वेबसाइट शेयर करूंगा, आप उस पर वीकली इन्वेंट्री आप देख सकते हैं, है ना। इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे कमोडिटी मार्केट पे, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में, या पर्टिकुलर अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो डेफिनेटली मैं आपको कमोडिटी मार्केट या अदर मार्केट के ऊपर भी वीडियोज़ बना के शेयर करूँगा। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे मेन मार्केट पे, जो कि है हमारा इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट, अब इसको थोड़ा सा हमको ध्यान से या अच्छे से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, अगर मार्केट में 100 ट्रेडर्स हैं और ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें 100 में से 99 ट्रेडर, या इवन मैं आपको बोलूँगा कि 100 ट्रेडर होंगे जो स्टॉक इक्विटी मार्केट में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। और इक्विटी मार्केट में भी आज के समय में ये कंडीशन हो गई है, आफ्टर कोविड के पहले स्टॉक ऑप्शंस मार्केट में बहुत कम लोग ट्रेड करते थे, बहुत कम ट्रेडर ट्रेड करते थे। आफ्टर कोविड जब मार्केट में एंट्री हुई, मार्केट ने रन किया, एक बुलिश ट्रेंड आया मार्केट में, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर, आज के समय में कंडीशन ये है कि 100 में से 98 ट्रेडर्स जो हैं, 98 और 99 ट्रेडर्स स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उस पर भी आएंगे, बट हम पहले सबसे पहले इक्विटी मार्केट को समझते हैं। इक्विटी मार्केट है ना, इक्विटी मार्केट बेसिकली कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी के शेयर, जितनी भी कंपनियां ओवरऑल हमारी कंट्री की रजिस्टर्ड हैं एक्सचेंज में, एनएससी में हो चाहे बीएससी में हो, जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनके शेयर्स को खरीदना और बेचना, खरीदने और बेचने के बीच में जो डिफरेंस निकल कर आता है वो हमारा होता है प्रॉफिट और लॉस, है ना। जितने भी शेयर्स का खरीदने और बेचने का काम होता है वो होता है इक्विटी मार्केट में। बाकी जो हमने अदर मार्केट में भी समझा जाना वो अदर मार्केट हो गए,
ठीक है। इक्विटी मार्केट में कंपनी के शेयर्स पे डील किया जाता है खरीदने और बेचने पे। सपोज दैट मान के चलिए कि मैं कोई शेयर खरीद रहा हूँ 100 रुपए में, 100 रुपए में मैंने कोई शेयर खरीदा, है ना। अब उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है 100 से 101 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 103, 104, 105 जाता है, ठीक है, इट मीन्स कि मुझे वहां पर प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है। बट अगर 100 रुपए पे मैंने खरीदा और उसका प्राइस गिर रहा है 99, 98, 97, ठीक है, अगर इस तरह से प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि मेरे को उसमें लॉसेस हो रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर मैं कोई भी शेयर अगर मैं एक पॉइंट पे एक प्राइस पे खरीदूंगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, है ना, और गिरेगा तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है। अब क्या होता है ना कि एक इन्वेस्टर, या मैं आपको बात करूं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, होल्डिंग में ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनके साथ माइनस मार्किंग क्या रहती है, माइनस पॉइंट क्या रहता है। माइनस पॉइंट यह रहता है कि वो गिरते मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। उनको पैसा तभी बनेगा जब मार्केट बढ़ेगा या बुलिश ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। गिरते मार्केट में एक इन्वेस्टर को कभी प्रॉफिट नहीं होता है, बट एक इंट्राडे ट्रेडर है जो स्टॉक मार्केट में गिरते मार्केट में भी पैसा कमा सकता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट सेलिंग भी बोला जाता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल करके, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम समझते हैं इक्विटी मार्केट में, आपको बता रहा था कि इक्विटी मार्केट में बेसिकली क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्विटी मार्केट में शेयर्स पे ट्रेडिंग होती है, जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है उनके कंपनी के शेयर्स को खरीदने और बेचना, ठीक है, ये सारा काम इक्विटी मार्केट में होता है, ठीक है। खरीदना बेचना मतलब बाय सेल सारे मार्केट में ही होता है। आप चाहे कमोडिटी ले लो, चाहे एग्री ले लो, चाहे आपका करेंसी मार्केट ले लो, खरीदना बेचना सब में है और सब में एक जैसा ही काम होता है, ठीक है। कोई अलग काम नहीं होता है, खरीदना और बेचना ही होता है, बाय और सेल ही होता है, और जो डिफरेंस निकल कर आता है वही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। सिंपल सी बात है। सो बेसिकली हमने 4 मार्केट समझ लिए कि 4 मार्केट क्या कौन कौन से होते हैं और किस मार्केट में किन चीजों पर, किन काउंटर्स पर वर्क किया जाता है, ठीक है। सो अब बेसिकली अब हम थोड़ा सा इक्विटी मार्केट को डीपली जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक हमने जो समझा, अभी तक हमारे वीडियो में मैंने जो अभी तक समझाया, ठीक है, उसको लेकर के आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिएगा, गाइड कीजिएगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको और अपग्रेड करें और आपको अच्छे से अच्छे लेवल पे समझाने की कोशिश करें। एक लास्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी जैसे इक्विटी मार्केट मैंने आपको चारों मार्केट क्लियर की और मार्केट की पहले कोशिश करी कि मैं आपको मार्केट को समझा सकूं कि मार्केट में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे मार्केट वर्क करता है, ठीक है, सेबी क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है ना, ये हमने समझाने की कोशिश की इस वीडियो में, है ना। अभी फिलहाल जैसे इक्विटी चारों मार्केट मैंने आपको समझाया कि चारों मार्केट में क्या क्या होता है, किस मार्केट में किन चीजों पर ट्रेड किया जाता है ना। अब जो नेक्स्ट रहेगा हमारा, अब हम जो है इक्विटी मार्केट को एक्सप्लेन करेंगे या इक्विटी मार्केट को डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इक्विटी मार्केट में आपको 3 सेगमेंट्स मिलेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में मेरे आपको सेगमेंट्स पे वर्क करेंगे। सेगमेंट्स पे हमारा वीडियो रहेगा कैश पे, कैश मार्केट क्या होता है, कैश सेगमेंट क्या होता है, फ्यूचर सेगमेंट क्या होता है और ऑप्शन सेगमेंट्स क्या होते हैं, है ना। हम तीनों सेगमेंट पर पर्टिकुलर आपका वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट और ऑप्शंस मार्केट के बारे में बात करेंगे और इनको हम थोड़ा सा डीपली वे में समझने की कोशिश करेंगे, है ना, और कैसे हम मार्केट से पैसा अच्छा बना सकते हैं, इसको लेकर के हम आगे और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।